लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट 10th क्लास की पार्ट 1 हमने चैप्टर 1 लिया था। अब इसका जो आगे का था हमारा सेकंड पार्ट मैं बना रही हूँ। बाकी का जो हमारा चैप्टर बना था स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इसमें आप देखोगे हम यहाँ तक कर चुके थे और यहाँ एक्टिविटी 3 दी हुई है जिसमें हमें ये पता लगाना होता है कि कोई भी प्रॉपरली नरिश्ड है कि नहीं है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए न्यूट्रिशन साइंटिस्ट जो होते हैं उसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स BMI। ये बड़ा इजी होता है। आप अपनी क्लास के स्टूडेंट जो है उनको ले लो, उनका वेट और हाइट पता लगाएंगे हम पहले तो। फिर जो वेट होगा उसको हम केजी किलोग्राम में लेंगे। फिर जो हाइट होगी उसके लिए आप वॉल पे स्केल बना लोगे, एक ड्रॉ कर लोगे और मेजर करोगे। जो हेड है वो स्ट्रेट होना चाहिए इसमें। फिर आप इसको कन्वर्ट कर लोगे हाइट को सेंटीमीटर और मीटर में। फिर उसको डिवाइड करना है अपने केजी जो भी किलोग्राम वेट आया होगा स्क्वायर के हाइट के साथ, और जो नंबर आएगा आपके पास वो होगा उसका BMI। अब आप देखो BMI जो एज टेबल जो है वो पेज 90 और 91 पे आपको दिया हुआ है। स्टूडेंट BMI जो होता है वो नॉर्मल रेंज भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, मीन्स कि अंडर वेट भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो हो जाएगा ओबेसिटी में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर एक गर्ल है, उसका 14 ईयर्स और 8 मंथ वो ओल्ड है, उसका BMI जो है 15.2 आ रहा है, तो वो अंडर नरिश्ड है। और इसी तरह अगर एक बॉय एज 15 ईयर्स और 6 मंथ्स है और उसका 28 आ रहा है तो वो ओवरवेट है। अब हम डिस्कस करते हैं लाइफ सिचुएशन, फूड और एक्सरसाइज हैबिट्स जो हैं बच्चों की। जनरली आपको जब ये करना है तो ये विदाउट बॉडी शेमिंग होना चाहिए, किसी का आपको मजाक नहीं उड़ाना है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हमारी क्या कहती है, जब ये हमें पता लग जाता है कि जो लेवल जो है इनकम का वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो हम एडिक्वेट एक मेजर ले सकते हैं लेवल जो भी हमारा डेवलपमेंट का है। हम उसके लिए दूसरा क्राइटेरिया भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आपका देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरियन बट देन इट वुड नॉट बी सो यूजफुल। तो हमें क्या करना है, स्मॉल नंबर की बहुत सारी हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर होते हैं। जैसे कि हमने केरला और हरियाणा को हमने कंपेयर किया था, वैसे ही पास्ट डेकेड में जो हेल्थ और एजुकेशन के इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होने लगे हैं, साथ में इनकम के, ताकि हम मेजर कर सकें डेवलपमेंट को। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो UNDP कंपेयर करती है कंट्रीज़ का, वो किस पे बेस होता है, एजुकेशनल लेवल जो होता है, लोगों का हेल्थ स्टेटस होता है और पर कैपिटा इनकम होती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ऐसे जो रेलिवेंट डेटा जो होते हैं इंडिया के और या इसके नेबर्स के, जो कि 2020 में बनाए गए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें आप देख सकते हो, इसमें दिया हुआ है कुछ डेटा श्रीलंका का, इंडिया का, म्यांमार का, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका दिया हुआ है। उसमें ग्रॉस नेशनल इनकम है हमारी पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, और हमारे मीन ईयर्स हैं स्कूलिंग के पीपल एज 25 एंड अबव, और HDI रेट भी है वर्ल्ड का 2018 का। HDI का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 189 कंट्रीज़ का लिया गया था, उसमें से लिया गया है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट जो होता है वो नेम सजेस्ट करता है एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ कितनी है लाइफ की टाइम ऑफ बर्थ से। पर कैपिटा इनकम हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं डॉलर्स में। तो इससे हम कैलकुलेट कर पाते हैं, कंपेयर कर पाते हैं सारी कंट्रीज़ का। और ये इस तरह से किया जाता है कि जो हर डॉलर होता है, $1 जो है, एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी कंट्री, कि हर डॉलर जो है वो कितना अमाउंट ऑफ गुड और सर्विसेज को हम बाय कर सकते हैं हर कंट्री में, उसके हिसाब से लिया जाता है। अब ये हैरानगी की बात नहीं है कि जो स्मॉल कंट्री जो हमारे नेबरहुड की है, जैसे कि श्रीलंका, ये हमसे इंडिया से हर रिस्पेक्ट में आगे है, और बिग कंट्री जैसे कि हमारी है इसका लो रैंक है वर्ल्ड में। टेबल 1.6 हमको यही दिखाता है कि नेपाल और बांग्लादेश जो है उनका लो पर कैपिटा इनकम है इंडिया से, लेकिन वहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बेटर है इंडिया से।
बहुत सारी इम्प्रूवमेंट इसमें जो सजेस्ट की गई हैं HDI में, और न्यू कंपोनेंट्स जो हैं वो भी ऐड किए गए हैं HDI में रिपोर्ट में। लेकिन प्री फिक्सिंग जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये बड़ी क्लियर करती है कि क्या इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए और क्या हो रहा है सिटीजन्स के साथ कंट्रीज़ में। ये लोग हैं जिनकी हेल्थ, उनके वेलबींग जो है वही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या आप सोच सकते हो कि कुछ और एस्पेक्ट भी होते हैं जो कि हमें कंसिडर करने चाहिए जब हम मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है? सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ क्वाइट डेवलप्ड। अगर हम मान लेते हैं कोई कंट्री जो है वो कोई भी कंट्री है, पर्टिकुलर कंट्री वो बहुत डेवलप्ड है, हम सर्टेनली उसका जो लेवल होगा डेवलपमेंट का टू गो अप फर्दर और एट लीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो उससे क्या होगा कि उसका जो फ्यूचर जनरेशन जो हैं उनके लिए जो डेवलपमेंट का होगा वो मेंटेन कर सकते हैं या हम बेटर भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये तो हमें चाहिए होता है। तो सेकेंड हाफ जो 20th सेंचुरी की होगी तो नंबर ऑफ़ साइंटिस्ट जो हैं वो वार्न कर रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम जो प्रेजेंट टाइप या लेवल जो हैं वो डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल नहीं है। तो हमने अब नीचे हम देख रहे हैं कि एग्जांपल दिया हुआ ग्राउंड वाटर इन इंडिया। ग्राउंड वाटर जो है एक सीरियस थ्रेट बन चुका है क्योंकि ओवर यूज़ हो रहा है इसका कंट्री में। अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनका वाटर लेवल डिक्लाइन हो चुका है 4 मीटर। ये पिछले 20 साल में हुआ है। 1/3 जो कंट्री है वो ओवर यूज़ करी है ग्राउंड वाटर रिजर्व को, और 25 ईयर्स में 60% जो कंट्री है वो सेम कर रही होगी इफ़ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्स कंटिन्यू। अगर इसी तरह हम यूज़ करते रहे तो ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ जो है वो पर्टिकुलरली कहाँ पे होता है? जहाँ पे एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस रीजन होता है, जैसे पंजाब और वेस्टर्न यूपी। हार्ड रॉक प्लेटू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया वहाँ पे भी होता है, और कुछ कोस्टल एरिया जो कि रैपिडली ग्रो कर रहे हैं अर्बन सेटलमेंट्स में। ग्राउंड वाटर जो है वो एक एग्जांपल है रीन्यूएबल रिसोर्स का। ये रिसोर्सेज जो हैं वो रिप्लेनिश हो जाते हैं नेचर से। अगर क्रॉप्स और प्लांट्स के केस में देखें तो फिर ये रिसोर्सेज जो हैं ये ओवर यूज़ भी हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए ग्राउंड वाटर है, अगर हम इसको यूज़ करते हैं जितना कि वो रिप्लेनिश होता है रेन से, तो हम उससे ज़्यादा अगर यूज़ कर देते हैं तो फिर वो ओवर यूज़ हो रहा है ये रिसोर्स। अब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं कुछ सालों के बाद यूज़ के, तो हमें इसके लिए फिक्स स्टॉक जो है अर्थ पे हमारे पास है जो कि हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते। हम डिस्कवर कर सकते हैं न्यू रिसोर्सेज जिनसे जो कि हमें पहले ना पता हो। न्यू सोर्सेज जो होते हैं वो इस तरह से हमारे स्टॉक में ऐड हो जाते हैं। तो ओवर टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं। अब आप एग्जांपल 2 देख रहे हो, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम ओवर यूज़ करते हैं तो वो कैसे ख़त्म होते जा रहे हैं। इसमें क्रूड ऑयल का दिया हुआ है हमारे पास, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वर्ल्ड का दिया हुआ। रिजर्व्स उनके पास कितने हैं? 808 है मिडिल ईस्ट के पास, और रिजर्व्स उनके पास कितने रह गए आगे, कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं? 70। यूएसए के पास 50 और 10.5 तक के लिए। वर्ल्ड जो है उसके पास 1697 है और 50.2 के लिए है। तो ये टेबल हमको एस्टीमेट देता है कि कितना हमारे पास क्रूड ऑयल रिज़र्व है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको ये भी बताता है कि कितने साल के लिए हमारे पास क्रूड ऑयल का स्टॉक है और कब तक हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रेजेंट रेट पे। रिज़र्व जो है वो 50 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए हो सकता है। तो ये पूरे वर्ल्ड का है। डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट सिचुएशंस वो फेस कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है अब्रॉड से ऑयल, तो उसके पास अपना कोई इतना इनफ स्टॉक नहीं है। अगर प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो ये हमारे लिए एक बर्डन बन जाता है सबके लिए। कंट्रीज़ जैसे यूएसए है उनके पास लो रिजर्व है, तो वो भी सिक्योर करना चाहते हैं मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के थ्रू। अब क्वेश्चन ये है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का यहाँ पे रेज ये होता है कि बहुत सारे फंडामेंटल न्यू इश्यूज हैं नेचर के और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के। क्या क्रूड ऑयल एसेंशियल है हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए कंट्री के? इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को। क्या प्रॉब्लम्स हम एंटिसिपेट करते हैं कंट्री के लिए अगर हम ऊपर की ये सिचुएशन हम देखते हैं तो?
अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के? कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के, वो नेशनल या स्टेट बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करते। ये जो इशू है ये रीजन या नेशन का स्पेसिफिक नहीं होता है, ये हमारे फ्यूचर से लिंक्ड होता है। जो सस्टेनेबिलिटी होती है डेवलपमेंट की, इसको हम कंपेयर करते हैं न्यू एरिया के साथ नॉलेज की, जिसमें कि साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, फिलोसफर और बाकी जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो वर्क करते हैं मिलजुल के, सारे मिलजुल के करते हैं। जनरली क्वेश्चन जो डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का होता है वो सबके लिए होता है, पेरेनियल है, सबके लिए है। और टाइम के साथ जो मेंबर होते हैं सोसाइटी के, इंडिविजुअल जो होते हैं, उनको वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो, what we wish to become and what our goals are, so the debate on development continues। तो जो हमारी जो डेवलपमेंट के ऊपर जो डिबेट है वो तो कंटिन्यू ही रहेगी, क्योंकि हमें जानना है हम किधर जा रहे हैं और हमको प्रोग्रेस करनी है, हमारे गोल्स क्या क्या हैं। ये जो डिबेट है ये तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। अब इसमें ऊपर के जो 3 तक हैं ये तो खाली टिक मार्क वाले ही हैं एक्सरसाइज के। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमिन्ड बाय, जो डेवलपमेंट होती है कंट्री की वो हम कैसे पता लगाते हैं? पर कैपिटा, एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस। तो इसमें हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो आप करोगे इसमें ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया? कौन सी नेबरिंग कंट्री है जिसका बेटर परफॉर्मेंस है इंडिया से? श्रीलंका। एज्यूम करते हैं कि 4 फैमिलीज़ हैं कंट्री में और एवरेज पर कैपिटा इनकम जो इनकी है 5000 है। अगर इनकम 3 फैमिलीज़ की 4000, 7000, 3000 है तो इनकम क्या होगी 4th फैमिली की? तो अब कैलकुलेट करोगे 6000 हो जाएगी। अभी के लिए ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो जल्दी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।